पुष्पों का जो अध्ययन है उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं, जबकि जो पुष्पों की खेती एक बड़े पैमाने पर किया जाता है उसे हम फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। और पुष्पों के बड़े पैमाने पर जो खेती की जाती है उसका जो है कि हर तरह से लाभ है। मतलब अगर हम कहें कि सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, व्यापारिक भी है, दवाएं बनाने में भी किया जाता है, उन्हें औषधि बनाने में भी किया जाता है, इसके अलावा परफ्यूम बनाने में किया जाता है। ये तमाम चीजों में पुष्प का सहयोग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ पुष्प ही नहीं, पुष्प के द्वारा जो है कि एक नए फल का निर्माण होता है और फल में उपस्थित होता है बीज, और उस बीज के द्वारा क्या होता है कि एक पौधे का विकास होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे बेटा कि आज हम पढ़ने वाले हैं मेल फ्लावर के बारे में। एक नर पुष्प की क्या संरचना होती है कि नहीं। और पुष्प होते ही महत्वपूर्ण है, और जो कह सकते हैं इसे प्राकृतिक को सुंदर बनाने के साथ साथ एक कह सकते हैं कि एक पौधे को भी गिफ्ट देते हैं और एक नया जीवन बसाने में सहायता करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर पुष्प के बारे में, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। अब नर पुष्प में जो आपको सेक्शन दिख रहा है, जो ऊपर वाला सेक्शन दिख रहा है, जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाक्सनुमा जो संरचना दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं परागकोश। दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसको हम कहते हैं परागकोश। और इन्हीं परागकोशों में जो मेल युग्मकोविद होता है, जो मेल गैमेटोफाइट होता है, जो मेल कह सकते हैं युग्मक का निर्माण होता है, ये इसी में होता है। तो परागकोशों में ही परागकणों का निर्माण होता है। फिर नीचे सेक्शन में आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि तंतु है, जिसको इंग्लिश में हम फिलामेंट कहते हैं। ये पुष्प से जुड़ा हुआ संरचना होता है, जो परागकोशों को क्या करता है कि ऊर्जा या पोषण सप्लाई करने का कार्य करता है, उसे सप्लाई देता है। इतनी बात समझ में आ रही है। ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है बच्चे, वो आपका क्या है, वो है आपका परागकोश, और नीचे आपको फिलामेंट जिसे हम तंतु कहते हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, मतलब परागकोश को और तंतु को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, तो इन दोनों के कंपोजिशन को, मतलब इनके समूह को हम बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर को हम पोमंग कहते हैं, इंग्लिश में से एंडोसियम कहा जाता है। और एंडोसियम ही जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, मेल फ्लावर होता है। तो आइए शुरू करते हैं इसके संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर क्या करता है कि नर पुष्प का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उसे कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो है एंथर, जिसको हम बोलते हैं पुंकेसर। अब पुंकेसर जो है ना बच्चे, वो क्या करता है कि उसकी संरचना में परागकोश है और तंतु है। अब परागकोश के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं कि परागकणों का निर्माण करती हैं, और जैसे ही परागकणों का निर्माण हो जाता है तो वो परागकण जो होते हैं वो परागकोश से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने के बाद वो मादा पुष्प के साथ क्या करते हैं, निषेचन कर लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है पुष्पों, मतलब नर और पुष्प और मादा पुष्प के बीच में इंटरेक्शन करने का, उनमें निषेचन होने का, उनमें परागण होने का। और उनमें परागण करने के लिए हमेशा जो है एजेंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एजेंट की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से मनुष्य में बहुत ही कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि रीजन्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह से पौधे भी अपने इस कार्य को पूरा करते हैं। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, परागकोश के बारे में। तो परागकोश क्या होता है कि परागकोश के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं उनका काम होता है परागकणों का निर्माण करना। तो इसमें सबसे पहली जो संरचना है वो है लघु बीजाणुधानी। जो लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी ही क्या करती है, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। मतलब जो लघु बीजाणु होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है, लघु बीजाणुधानी में।
है कि नहीं, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जीनस कहते हैं। और जो लघु बीजाणुधानी होती है वह मुख्यतः जो है 4 परतों में विभाजित होती है, जिसमें से आपका एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है एंड मिडिल लेयर है, इसके अलावा टेपिटम है। परागकोश के अंदर स्थित लघु बीजाणुधानी में जो पहला परत होता है वो क्या करता है कि पराग मतलब जो लघु बीजाणुधानी का जो पहला परत है उसको क्या करता है, वो चारों तरफ से घेर कर रखता है, ताकि बाहर से किसी प्रकार का आघात या किसी प्रकार के जीव या किसी प्रकार के संक्रामक से उसे बचाव कर सके। उसके बाद आपका आ जाता है एंडोथीसियम। जो एंडोथीसियम आपको दिख रहा है बेटा, वो एंडोथीसियम क्या करता है कि जिसके अंदर लघु बीजाणु बनते हैं उसको वो चारों तरफ से सुरक्षित करता है। अब जो लघु बीजाणुधानी है, अगर उसको हम एलएस में काटें तो वो 2 भागों में दिखता है, इस कारण से इसको द्विकोष्ठी भी कहा जाता है। लेकिन जब इसको टीएस सेक्शन में काटा जाता है तब ये दिखता है आपको 4 भागों में, इसलिए इसको चतुष्कोष्ठी या फिर इसको टेट्राड के नाम से जानते हैं। तो एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं? मुख्यतः 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं और चारों में भर भर के परागकणों का निर्माण होता है। तो पहला जो है आपका एपिडर्मिस है, जिसे हम बाह्य परत के नाम से जानते हैं, इसका बाहरी परत हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा परत आता है जिसे हम बोलते हैं एंडोथीसियम, जो सबसे आंतरिक परत होता है, और इन दोनों के बीच में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं मिडिल लेयर या मध्य परत बोलते हैं, जो इन दोनों को क्या करता है, संतुलित करने का कार्य करता है। इसके अलावा चौथा जो परत है टेपिटम। टेपिटम का मुख्यतः काम होता है कि यह एक कह सकते हैं कि डेंस साइटोप्लाज्म से भरा होता है, जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं और उन केंद्रकों के द्वारा क्या होता है कि वो ढेर सारी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। फिर समय समय पर क्या होते हैं कि जो लघु बीजाणु बन रहे हैं, जो अपरिपक्व परागकण होते हैं, उनको लगातार क्या करते हैं, ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, पोषण देने का काम करते हैं टेपिटम। इसके अलावा टेपिटम जो होता है वो क्या करता है कि एक खास तरह का पदार्थ बनाता है जिसको हम स्पोरोपोलिनिन कहते हैं, जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है, जो कि बाद में ये परागकणों का एक ठोस आवरण का निर्माण करता है। इसके अलावा इसमें केलस जैसे एंजाइम बनते हैं और एंजाइम क्या करते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट आते हैं उसको डाइजेस्ट करके ये क्या करते हैं कि उनको समय समय पर पोषण देने का काम करते हैं। तो जो लघु बीजाणुधानी है, जो परागकोश है, उसके अंदर जो है बेटा वो कितनी परतें हैं? 4 परतें हैं। पहला है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर आपका टेपिटम आ जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं लघु बीजाणु के बारे में। तो लघु बीजाणु क्या होते हैं कि लघु बीजाणुओं का निर्माण जो है पराग मात्र कोशिका के द्वारा होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जो है कि पीएमसी पॉलन मदर सेल के नाम से जानते हैं, या इसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका लगातार अर्धसूत्री विभाजन करके क्या करते हैं कि लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, और वही लघु बीजाणु बाद में क्या होते हैं कि परागकणों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन जो होता है, लघु बीजाणुओं की बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो लघु बीजाणु जो निर्माण होता है लघु बीजाणुधानी के अंदर उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं वो लगातार क्या करती हैं कि अर्धसूत्री विभाजन करके लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में क्या करते हैं कि परागकणों का निर्माण करते हैं। जो परागकणों का जो प्रारंभिक अवस्था होता है वो होता है लघु बीजाणु। फिर यही परिपक्व होकर परागकणों में परिवर्तित हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम चर्चा करेंगे नर पुष्प के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे परागकणों के बारे में। तो और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि जीवन को सरल बनाने के लिए मेहनत करना होगा, और जितना मेहनत करेंगे जीवन उतना सरल होता जाएगा। और जब जीवन में कठिनाई हो, समस्या हो, तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, लगातार लड़ते जाना है। और हालांकि
जो होगा, जो प्राकृतिक आपके साथ करेगा वो अच्छा ही होगा। जय हिंद।